हम लोग देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में, लेकिन उसके पहले हम लोग एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग अप्रोच करके देख लेते हैं सी लैंग्वेज को किस तरीके से हम लोग मतलब कंपाइल करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे। यहाँ पे जो ये है एक CMD, और यहाँ पे मैं अपने फाइल के डायरेक्टरी को लिख के रखा हूँ। और हम लोग अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक कोड लिखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग कोड लिखने वाले हैं वैसे, आई गेस। हाँ, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, जो कि ये एक प्री प्रोसेसर है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं पहले भी बोला हूँ। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर को लिखने वाले हैं, जिसमें हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल लिखेंगे, जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन फाइल को लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे एक मेन फंक्शंस को, मेन फाइल से बोल दिया सॉरी, मेन फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और मेन फंक्शंस के अंदर जो भी हम लोग को कोड लिखना होता है हम लोग उसको लिखेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट मैसेज भेज रहे हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया। यहाँ पे एक हम लोगों ने एक मैसेज लिख दिया यहाँ पे, और ये हमारा एक नॉर्मल सा कोड है, इन नॉर्मल सा एक आउटपुट कोड है, जिसमें हम लोगों ने कोई मैसेज को लिखे हैं और उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट आउट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने सी लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे सी लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पे इंक्लूड फाइल है, मतलब यहाँ पे प्री प्रोसेसर यूज़ करके यहाँ पे पहले एक हेडर फाइल को वो किए हैं, पहले उसको हेडर फाइल को इंक्लूड किए हैं। उसके बाद फिर मेन फंक्शंस को लिखे हैं, जो कि हर कोड में, हर प्रोग्राम में सिर्फ एक मेन फाइल होता है, और उस मेन फाइल के अंदर में हम लोग एक आउटपुट मैसेज को लिख के रखें। ये जो हम लोग इसके अंदर में जो लिख के रखे हैं वो आउटपुट में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एग्जिट करके यहाँ पे हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो MinGW है। तो MinGW में जब आपको कंपाइल करना होता है सी लैंग्वेज को, तो हम लोग यहाँ पे GCC और उसका जो फाइल का नाम है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे आउटपुट करते हैं। इसका मतलब जो है वो आउटपुट होता है, डैश और स्मॉल ओ का मतलब होता है आउटपुट। और यहाँ पे हम लोग कोड का नाम लिखते हैं, मतलब जो फाइल जो बन के आएगा, जो exe फाइल आएगा वो उसका नाम first.exe रहेगा। तो यहाँ पे जैसे कि अभी कंपाइल आया, तो यहाँ पे अभी एक वार्निंग आया। वार्निंग है कि रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट INT होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट INT रहता है। और यहाँ पे अभी printf है। तो जैसे अगर हम लोग कुछ गड़बड़ करते हैं, तो जो कंपाइलर है वो हमको बता भी देता है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, इसको ठीक करने के लिए पहले बोल देते हैं। तो ये कंपाइलर का यही चीज़ होता है कि वो पूरे इंटायर प्रोग्राम को वो पहले इंटायर प्रोग्राम को वो कंपाइल करता है, उसके बाद फिर वो एरर को डिफाइन करता है। इंटरप्रेटर में यही चीज़ अलग होता है। इंटरप्रेटर में वो लाइन बाय लाइन को का आउटपुट निकालता है, और जिस लाइन पे अगर गड़बड़ होता है तो वहाँ का एरर बताता है। लेकिन उसके पहले का अगर एरर नहीं होता है तो वहाँ पे वो उसको पूरा आउटपुट निकाल चुका होता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं printf मेरे को यहाँ पे लिखना था, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ हूँ। तो हम लोग उसको वापस से एडिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंट नहीं लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे इंट लिख देंगे, क्योंकि जो नए कंपाइलर्स आए हैं क्योंकि जो नए कंपाइलर्स है उसमें हम ऑलरेडी वो डिफ़ॉल्ट में INT मेन करता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग printf लिखेंगे, क्योंकि ये प्री डिफाइंड वर्ड है printf, प्रिंट नहीं है। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि ये एक मेन फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न में हम लोग ये 0 का वैल्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि जो कोई भी इस प्रोग्राम में एरर नहीं है, और इसको सक्सेसफुली कंपाइल करके इसको आउटपुट जनरेट करना है। यहाँ पे जैसे वापस हम लोग सेव करके इसको एग्जिट करेंगे, और उसके बाद फिर जब हम लोग इसको वापस से कंपाइल करेंगे, जिसमें हम लोग GCC first.c आउटपुट, और फिर हम लोग यहाँ पे उस कोड का जो नाम रहेगा, जो वो रहेगा, उसको लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा। और अगर हम लोग को कोड को देखना है, तो यहाँ पे जो CMD का है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंक्लूड फाइल डाला था। फिर यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन में हम लोग एक प्रिंट आउटपुट को किए हैं, जो कि यहाँ पे सी लैंग्वेज लिखा हूँ, और यहाँ पे देखो आउटपुट में सी लैंग्वेज ही है, और यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। तो ये एक सिंपल सा कोड है, मतलब आउटपुट का। तो हम लोग वापस बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे। हम लोग देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में।
हम लोग देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप कन्वर्जन, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक वो मतलब जितने भी डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं तो मेनली 3 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। जैसे इंट, हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप पढ़े हैं, जैसे कि इंट हो गया, कैर हो गया, या फिर हमारा हो गया फ्लोट। इंट में हम लोग नॉर्मली जो डेसिमल जो हम नॉर्मली जो डिजिट नंबर होते हैं जिसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं होते, वो हम लोग उसको इंट में यूज़ करते हैं। कैर में कोई जो कैरेक्टर होते हैं सिंगल कैरेक्टर्स को हैंडल करते हैं। और फ्लोट में जो डेसिमल नंबर होते हैं जिसमें पॉइंट्स आते हैं, उसको हम लोग फ्लोट में यूज़ करते हैं। तो जो टाइप कन्वर्जन होता है, टाइप कन्वर्जन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वन डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि कोई अगर इंट दिया हुआ है, जैसे कि अगर कोई इंट दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो हम लोग उस प्रोसेस को टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। या कैर को अगर इंट में कन्वर्ट करना है, या कैर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, या फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस को हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। और ये दो तरीके से होता है। एक या तो ऑटोमेटिकली होता है एक होता है ऑटोमेटिकली होता है जो कि कंपाइलर में होता है, या फिर मैनुअली होता है जो उसको प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। तो जो ऑटोमेटिकली होता है उसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, या फिर टाइप कोएरेशन। ये, और जो दूसरा होता है जिसको मैनुअली हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्ट। और ये जो कन्वर्ट होता है ये मतलब ऑपरेटर, कास्टिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं टाइप। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जिसमें स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होता है टाइप कन्वर्जन में, जिसमें लोअर से हायर टाइप में कन्वर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम को देख रहे हो, जिसको ये डायग्राम है एक बुक से मैं ली हूँ, यह कन्वर्जन हायरार्की ऑफ डेटा टाइप। तो जो डेटा टाइप होता है उसका भी अपना एक हायरार्की होता है, जिसमें सबसे पहले जो सबसे छोटा जो रहता है वो होता है कैर, और उसके बाद आता है शॉर्ट। ये दोनों एक ही शेयरेबल करते हैं। ये कैर और शॉर्ट सबसे छोटा डेटा टाइप होता है, उसका साइज सबसे छोटा होता है। और उसके बाद आता है इंट, उसके बाद आता है अनसाइंड इंट, उसके बाद आता है लॉन्ग इंट, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट, उसके बाद आता है फ्लोट, फ्लोट के बाद आता है डबल, और उसके बाद आता है लॉन्ग डबल, जिसका शायद से 16 बाइट्स होते हैं उसका साइज़। और डबल का और फ्लोट का होता है 8, और बाकी सबका लगभग 4 में ही होता है। इंट का जितना भी है वो 4 में ही होता है। और कैर का जो होता है, कैर का 1 होता है, इसका 1 बाइट से ही होता है इसका। तो जब जो कंपाइलर जब कन्वर्ट कर रहा होता है तो वो लोअर से हायर की तरफ कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि जब ऑटोमेटिकली होता है तो कंपाइलर एनकाउंटर द मिक्स्ड टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो कंपाइलर जब डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए जो लोअर डेटा होता है, मान लो कि जैसे कि अगर हम लोग कोई इंट को हैंडल कर रहे हैं, इंट के साथ किसी के साथ हम लोग ऑपरेटर में हम लोग कोई भी ऑपरेटर यूज़ करें, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, या फिर मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया, या फिर ऐड हो गया, तो उसमें अगर हम लोग किसी फ्लोट नंबर के साथ अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली जो उसका आउटपुट आएगा उसको वो फ्लोट में ही कन्वर्ट कर देता है। मतलब इंट को भी वो पहले फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, और उसका जो दोनों का आउटपुट आता है उसको भी वो फ्लोट में ही कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को जो स्पेसिफिक हायरार्की है उसको टाइप प्रमोशन बोलते हैं, क्योंकि वो प्रमोट होता है। जैसे कि अगर इंट और फ्लोट के साथ अगर हम लोग मतलब जैसे कि इंट और फ्लोट के साथ अगर हम लोग कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो इंट नंबर को वो उसको प्रमोट कर देता है फ्लोट में, तो उसको हम लोग टाइप प्रमोशन बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि अगर हम लोग इंट को फ्लोट के साथ अगर ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है फ्लोट में बिफोर एडिशन प्रोसेस। तो जो इंट नंबर रहेगा उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक कोड तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक कोड एग्जांपल है जिसमें यहाँ पे पहले इंट नंबर है 15, कैर का डेटा लिए हैं a, और फ्लोट हम लोग लिए हैं 4.2। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने पहले हम लोगों ने ऐड किया है नम को और लेटर को। अब अगर तुम लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि नंबर को और किसी एक लेटर को हम लोग कैसे प्लस कर रहे हो और कैसे कोई एरर थ्रो नहीं हो रहा है, या फिर एक लेटर कैसे एक नंबर के साथ कैसे प्लस हो रहा है, तो मैं तुम लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ। जब यहाँ पे इंट हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इंट हो रहा है, तो इंट क्या होगा कि कंपाइलर उसको ऑलरेडी सबसे पहले उसको इंट में कन्वर्ट करेगा।
तो जो ए है उसका जो एस, तो उस जो कंपाइलर है उसको एस की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और जो कैपिटल ए है उसका एस की वैल्यू होता है 65। तो जब इंट जब हो रहा होगा, जब हम लोग प्लस करेंगे इंट में, तो जो नंबर है, क्योंकि इसका हायरार्की ज़्यादा है, अगर तुम लोग इसका हायरार्की अगर देखोगे तो इंट कैर से ज़्यादा बड़ा इंट का है, तो जो कैपिटल ए है उसका प्रमोशन होगा इंट में, जो होता है टाइप प्रमोशन। तो जब कन्वर्ट होगा तो जो लेटर है, जो यानी कि जो कैपिटल ए है वो कन्वर्ट हो जाएगा 65 में, मतलब प्लस होने से पहले उसको वो कन्वर्ट कर देगा उसमें, और इसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 80, जो कि यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा, आउटपुट इसमें 80 आया। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने नंबर को 15 लिया हुआ है और उसका जो फ्लोट नंबर है वो 4.2f है, और जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो उसका आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया हुआ है 19.2001। तो वो जो आंसर आया हुआ है वो हमारा फ्लोट में आया हुआ है। यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे देखोगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट में सम हो रहा है, तो इसलिए जो उसका आउटपुट है वो फ्लोट में है। तो जो जब जो नम इंट है, जो कि इंट में है, यहाँ पे ये इंट में है ना, तो ये इंट में है और ये फ्लोट में है। तो जब इंट और फ्लोट जब प्लस हो रहा होगा तो कंपाइलर पहले ही इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जब प्लस होगा तो उसमें जो आंसर आएगा वो गड़बड़ ना हो। हम लोग एक और ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है सी प्रोग्रामिंग में, और ये एक फंक्शन की तरह दिखता है, क्योंकि जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक फंक्शन के जैसा यूज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हम लोग पैरेंथेसिस को लगा रहे होते हैं। अगर इसका तुम बाद में इसके आगे मैं उसका सिंटैक्स हम लोग को दिखाऊंगा, तो वो एक फंक्शन की तरह दिखता है, लेकिन वो फंक्शन नहीं है, वो एक ऑपरेटर है। और वो जब इवेलुएट होता है तो वो कंपाइल टाइम पे ही वो इवेलुएट हो जाता है, रन टाइम पे वो इवेलुएट नहीं होता, वो कंपाइल टाइम पे हो जाता है। जब कंपाइल हो रहा होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, जब वो साइज ऑफ ऑपरेटर ऑलरेडी वो आउटपुट दे चुका होता है। और इसका जो आउटपुट आता है वो बाइट में आता है। जब अगर हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग साइज़ ऑफ अगर करके हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल को लिखेंगे, चाहे वो इंट हो, चाहे वो कैर हो, चाहे फिर वो फ्लोट हो, या फिर लॉन्ग इंट हो, तो उसका जो आउटपुट है वो ऑलरेडी वो बाइट में दे देता है कि वो कितने बाइट पे है। आगे हम लोग जब एग्जांपल में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो जो ऑपरेंड होता है वो स्पेसिफिक डेटा टाइप या इंट या फ्लोट और उसका एक्सप्रेशन दे देता है इन बाइट्स में, वो बाइट्स में देता है। और उसका की कैरेक्टरिस्टिक रहता है कि कंपाइल टाइम इवैल्यूएशन होता है, ये कंपाइल के टाइम पे होता है। ये क्या, द कंपाइलर कैलकुलेट द साइज ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एंड रिप्लेस द साइज ऑफ एक्सप्रेशन विद द कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू की जगह उसमें साइज़ को डाल देते हैं जब कंपाइल हो रहा होता है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाता है। और जो रिटर्न टाइप होता है वो अनसाइंड इंटीजर में देता है, इसलिए जब हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं तो रिकमेंड किया जाता है कि ये जब उसका आउटपुट जो रहेगा वो %z u यूज़ करते हैं, या फिर सिंपली %u करके लिखते हैं। अब आगे एग्जांपल तुम लोग देख सकते हो, ये कोड एग्जांपल है जिसमें इंट लिया हूँ, फिर उसका साइंड इंट है, फिर अनसाइंड इंट है, फिर उसके बाद शॉर्ट है, फिर शॉर्ट में अनसाइंड साइंड, फिर उसके बाद लॉन्ग में अनसाइंड साइंड, फिर कैर, उसमें फिर साइंड अनसाइंड, फिर फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। और ये इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइंड साइज ऑफ को यूज़ किया, साइज ऑफ के अंदर में वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल ए में 3 स्टोर किया गया है, तो साइज ऑफ ए है, और उसका जो आउटपुट आया है वो 4 बाइट्स में है, क्योंकि 4 बाइट्स रहता है, मतलब अगर 64 बिट या 32 बिट अगर देखोगे तो उसमें 4 बाइट्स का रहता है। फिर जो साइंड इंट है उसका भी वैल्यू 4 आएगा, अनसाइंड का वैल्यू भी 4 आता है, और शॉर्ट इंट यानी कि जब शॉर्ट हो जाता है तो उसका 2 आता है, अनसाइंड और साइंड में भी 2 रहता है। लेकिन जब लॉन्ग इंट होता है तो उसकी वैल्यू 8 हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग इंट है, वो वैसे ही पता चल रहा है कि लॉन्ग इंट नंबर है। अनसाइंड और साइंड में जो लॉन्ग रहता है वो एक ही है। कैर सबसे छोटा होता है, 1 साइंड और अनसाइंड दोनों में वो छोटा होता है। फ्लोट सिंपल सा फ्लोट वैल्यू 4 रहता है, डबल में वो 8 हो जाता है, और लॉन्ग डबल में वो 16 हो जाता है, जो कि सबसे लंबा नंबर होता है इंटीजर्स में, मतलब डेटा टाइप में सबसे लंबा जो है वो लॉन्ग डबल है। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हो जिसमें
जिसमें हम लोग a को लिए हैं जो कि ये इंट है, b लिए हैं वो भी इंट है, फ्लोट c है, डबल है 23.42, ये सबसे लंबा है, और मतलब सबसे लंबा जो है वो ये है 23 ऐसे करके। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इंट को हम लोग इसमें किए हैं a इंटू बी किए हैं, तो ये दो इंट हो रहा है, इसलिए जो इसका आउटपुट है वो 4 आएगा, जैसा कि यहाँ पे तुम लोगों ने देखा है कि इंट का वैल्यू 4 आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने रिजल्ट बी और सी को किए, तो बी की वैल्यू है इंट और फ्लोट की वैल्यू है 32, इसका वैल्यू है 4, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू 4 है और इंट की वैल्यू भी 4 है, इसलिए इसका जो 4 है। लेकिन जब लॉन्ग डबल करते हैं, जहाँ पे b जो कि एक खुद डबल है और ये लॉन्ग डबल है, फ्लोट जो डबल है इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि 8 है उसका, यहाँ पे 8 है, और जो लॉन्ग डबल है उसका है 16। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो कंपाइलर है वो डबल को ऑलरेडी वो लॉन्ग डबल में कन्वर्ट कर देगा, और जब उसका जो कैलकुलेट होगा तो उसका जो साइज ऑफ है वो 16 आएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें प्रोग्रामर्स उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, इसमें कंपाइलर नहीं करता, इसमें प्रोग्रामर्स होते हैं वो फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मैनुअली उसको कन्वर्ट करते हैं, मैनुअली फोर्स द कंपाइलर टू कन्वर्ट द वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, वन डेटा टाइप टू अनदर, जिसमें इसका सिंटैक्स होता है टारगेट टाइप और एक्सप्रेशन। टारगेट टाइप यानी कि यहाँ पे कोई भी जो हमको डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट को अगर हम लोग को इंट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और फिर एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है जिसको हम लोग को कन्वर्ट करना है इंट में, फ्लोट में या कैर में। और हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी डिवाइड इंटीजर डिवीज़न में करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 5 2, तो वो उसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, ना कि 2.5। लेकिन अगर हम लोग उसको ऑपरेंड को अगर हम लोग फ्लोट और डबल फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2.5 में आएगा। या फिर हम लोग ओवरराइड करते हैं, जैसे कि नैरो डाउन, अगर हम लोग को रिज़ल्ट को हम लोग को जैसे कि अगर जो हमारा रिज़ल्ट है वो फ्लोट में आ रहा है लेकिन हमको उसको इंट में चाहिए, तो हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपने मेमोरी को हम लोग सेव कर सकते हैं, या फिर फंक्शन सिग्नेचर को हम लोग मैच कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ये इसको नाम पे उतना मत जाओ, यहाँ पे 5 और 2 को लिए हैं, और 5 और 2 को जिसमें हम लोग बिना कास्टिंग के हम लोग जब उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर है 2.0। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे डबल करके अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करें, जिसमें टोटल इसको जैसे कि 5 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो फंक्शन में आएगा, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि 2.5। और एग्जैक्ट अगर हम लोग 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 2.5 आता है, ना कि 2। लेकिन इंटीजर के कारण वो उसको इंटीजर में वो कन्वर्ट कर देता है। हम लोग उसका कंपैरिजन देखते हैं कि जो इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट जो है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन एक्सप्लिसिट को प्रोग्रामर मैनुअली करते हैं। डायरेक्शन होता है लो टू हाई में, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी डायरेक्शन कर सकते हैं, हम लोग हाई टू लो में भी जा सकते हैं और लो टू हाई में भी जा सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसके लिए हमको कास्ट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, टाइप हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। टाइप के बाद फिर हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो फिर वो जिस टाइप को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वो उस पर कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें रिस्क अगर हम लोग देखेंगे तो इम्प्लिसिट कन्वर्टर जो रहता है वो सेफ रहता है, सेफ ड्यूरिंग प्रमोशन, लेकिन कभी कभी डेटा लॉस भी हो सकता है डिमोशन में, अगर हम लोग उसको कम कर रहे होते हैं तो वो कभी कभी डेटा लॉस हो सकता है। लेकिन एक्सप्लिसिट में पूरा का पूरा जो अगर नुकसान होता है तो वो प्रोग्रामर के ऊपर होता है, और अगर हम लोग उसको केयरफुली अगर हैंडल नहीं करेंगे तो कभी कभी हो सकता है कि डेटा लॉस हो सकता है। मान लो कि अगर कोई डेटा है जो कि डबल में है, और अगर कोई वो बहुत बड़ा यूनिट है, मतलब 0.034 ऐसे करके ऐसा नंबर है, और अगर वो डबल में लिखा हुआ है, और अगर जाने में जो प्रोग्रामर्स हैं उसको अगर वो इंट में कन्वर्ट कर देता है तो वो बहुत कुछ डिफरेंस उसमें हो जाता है। तो उसमें फिर कभी कभी गलती होता है कि प्रोग्रामर की गलती हो जाती है, इसलिए कई बार एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को बहुत कम रेयरली यूज़ किया जाता है। और यूज़ केस होता है स्टैंडर्ड अर्थमेटिक मिक्स्ड, यानी कि जो मैं बताया था कि अगर इंट को फ्लोट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन या ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो फ्लोट में ही आता है। और यहाँ पे इंटीजर डिवीज़न, और इसका जो यूज़ होता है इंटीजर डिवीज़न फिक्स करते हैं, जो कि इसके पहले हम लोग ने एग्जांपल देखा था
या पॉइंटर कन्वर्जन या प्रिसिशन कंट्रोल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर कोई डेटा जो ज़्यादा एक बहुत लंबा डेटा है लेकिन हम लोग को कोई लंबा डेटा नहीं, एक छोटा डेटा चाहिए या उसका सिर्फ इंट नंबर चाहिए, तो हम लोग उस टाइम पे हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके टाइप कन्वर्जन के अपने कुछ खामियां भी होते हैं या उसकी कुछ गलतियां भी होते हैं, जैसे कि ये है ट्रंकेशन। अगर जैसे कि फ्लोटिंग नंबर को हम लोग इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसको नियरेस्ट राउंड में उसको कन्वर्ट नहीं करता है, उसको सिर्फ इंट कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग पाई का वैल्यू अगर हम लोगों ने डबल में लिया है 3.14 अगर है, और अगर हम लोग उसको ट्रंकेट कर देंगे पी में, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा। वो कोई उसको वो उसको ट्रंकेट नहीं करेगा कि अगर ट्रंकेशन करते हैं जैसे कि मान लो 2.56 ऐसे करके नंबर रहता है, तो अगर अगर हम लोग उसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं, अगर जैसे कि फ्लोर में करते हैं, सॉरी अगर हम लोग उसको सील में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मैथ्स में जो एक वैल्यू रहता है सील करके, तो वो सील में जाके वो 3 हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसी नंबर को अगर हम लोग फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 में ही रहता है। लेकिन सी उसको राउंड ऑफ नहीं करता, वो बस उसका इंट नंबर को ही ला देता है। जैसे कि यहाँ पे 3.14 है, तो अगर उसको अगर हम लोग इंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर 3 ही आएगा। और साइन एक्सटेंशन का भी रहता है, ओवरफ्लो भी हो जाता है। अगर हम लोग कोई लार्ज इंटीजर नंबर को अगर किसी स्मॉलर में कन्वर्ट करें, जैसे कि इंट को कैर में अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं और कोई वैल्यू अगर लार्जर होता है तो वो स्मॉलर में वो नहीं हो पाता। जैसे कि 130 है, 130 है यहाँ पे, तो 130 को अगर हम लोग कैर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हम लोग को एक गार्बेज वैल्यू करेगा या फिर ओवरफ्लो हो जाएगा या फिर हम लोग को वो गार्बेज वैल्यू देगा, क्योंकि जो कैर है उसका जो रेंज है वो 0 टू, जो कैर है उसका जो रेंज होता है वो 0 टू 127 है। और अगर हम लोग किसी 130 नंबर को अगर हम लोग कैर में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो हम लोग को या तो ओवरफ्लो हो जाएगा या तो फिर वो गार्बेज वैल्यू हम लोग को देगा। फिर उसका हम लोग एक और ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे जो कि है कंडीशनल ऑपरेटर, और ये एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर मीन्स कि उसमें 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, 3 चीज़ का। जैसे कि यहाँ टर्नरी ऑपरेटर है रिक्वायर्स 3 ऑपरेंट का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें एक होता है कंडीशन, फिर एक एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन, ये 3 होते हैं। और इसका अगर तुम सिंटैक्स देखोगे तो यही एक सिंटैक्स है जिसमें हम लोग कंडीशन और 2 एक्सप्रेशन को डालते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो कि इसमें से मैक्सिमम कौन है, ए और बी में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा और ए बी में कंपेयर होगा, तो इसमें से मैक्स और ए या बी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये राइट टू लेफ्ट चलता है, यानी सबसे पहले वो राइट को देखेगा उसके बाद चलेगा। जैसे नॉर्मल जो अर्थमेटिक होते हैं वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो उल्टा चलता है, वो राइट टू लेफ्ट चलता है। पहले वो 2 एक्सप्रेशन को पहले वो पहले कंपेयर करेगा, उसके बाद फिर जो कंडीशन हम लोग को लिखा है तो उस कंडीशन में जो मैच होगा उस एक्सप्रेशन को वो आउटपुट करेगा। और ये सूटेबल है एक सिंपल, अगर हम लोग कोई डिसीजन मेकिंग अगर बना रहे होते हैं, अगर हम लोग को कोई एक लाइन पे हम लोग को किसी चीज़ को वो कंपेयर करना होता है, कोई बड़ा कंपैरिजन हम लोग को लिखना नहीं होता है, इफ़ या एल्स, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ एल्स में हम लोग को ज़्यादा लंबा लिखना रहता है, लेकिन अगर हम लोग को कोई छोटा सा ही कंपैरिजन करना होता है, सिर्फ 2 नंबर को मैक्स और मिन अगर हम लोग को कंपेयर करना है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है, तो हम लोग उस कंडीशन में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे 2 नंबर को दिए हैं, ए का वैल्यू है 12, बी का वैल्यू है 34, जिसमें से हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से मैक्स कौन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दे दिए हैं कि ए और बी, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन डाल दी कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एज की जो वैल्यू है यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 34 है, और यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन डाल दिया है कि क्या 12 बड़ा है या फिर 34। तो जब यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा होगा तो वो यहाँ पे देखेगा कि 34 ज़्यादा बड़ा है 12 के कंपैरिजन में, तो वो यहाँ पे 34 को प्रिंट आउट करेगा। जैसे यहाँ पे जैसे कि है अभी यहाँ पे मैक्स में जो भी मैक्सिमम नंबर आएगा वो स्टोर होगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो 34 है। तो इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है, जो कि एक टर्नरी ऑपरेटर है। अब यहाँ पे हम लोग एक और प्री प्रोसेसर हम लोग देखेंगे जो कि है सिम्बॉलिक सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कांस्टेंट को।
यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये एक प्री प्रोसेसर है जिसमें हम लोग डिफाइन को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को कोई यूनिक कांस्टेंट को यूज़ करना है अपने पूरे इंटायर प्रोग्राम में, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि बार बार अगर आपको इंट लिखना पड़ेगा, बार बार इंट लिखना पड़ता है। अगर कोई भी जैसे कोई कांस्टेंट है जो कि एक ही, जिसका वैल्यू एक ही रहेगा और वो पूरे इंटायर प्रोग्राम में यूज़ होगा, तो उसको बार बार तो आप लिख नहीं सकते हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस कोड में देख रहे हो कि पाई की वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज 3.14 होता है और उसको बार बार हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते। जैसे कि तो हम लोग यहाँ पे हैश प्री डिफाइंड फंक्शन डिफाइन को यूज़ करते हैं, जो कि वो एक कांस्टेंट बना देता है, मतलब अगर सिंबॉलिक उसको कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि इस कोड के एग्जांपल में देखो कि पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है और उसको हम लोगों ने डिफाइन के बाद हम लोगों ने लिख लिया। तो जब हम लोग प्रोग्राम में कहीं भी हम लोग पी आई लिखेंगे, उसका वैल्यू ऑलवेज 3.14 होगा। मतलब ये कंपाइल होने से पहले, जो हम लोगों ने इसके पहले जो देखा है कि जब लाइब्रेरी इंक्लूड हो रहा होता है तो उस टाइम पे प्री प्रोसेस भी कन्वर्ट हो जाता है। तो जब प्री कंपाइल होने से पहले जब प्री प्रोसेस हो रहा होता है, तो जब वो कंपाइलर में जहाँ भी पी आई लिखे हैं वहाँ पे उसको 3.14 प्लेस कर देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है एक। जैसे यहाँ पे भी है, तो इस कोड में भी वो पाई की वैल्यू है वो 3.14 कर देगा। तो इसलिए अब हम लोग बार बार 3.14 तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग पाई को लिख सकते हैं जो कि इस कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस प्री डिफाइंड को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है एज डिफाइंड मैक्स। तो जब जिस कोड में हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे और जहाँ भी हम लोग मैक्स को यूज़ करेंगे, उसको कंपाइलर कंपाइल होने से पहले ही उसके जगह मैक्स के जगह 200 को लिख देगा। और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है इंटायर प्रोग्राम में। और फिर उसके बाद फिर नॉट यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं करते जब भी हम लोग लिख रहे होते हैं। जो कि जैसे कि अगर प्रोग्राम के अंदर में देखो कि यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कोई असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सी प्रोग्रामिंग के लिए। हम लोग इसमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर जो रहता है वो नंबर्स को हैंडल करता है बाइनरी में। तब तक के लिए थैंक यू।